आज बात करते हैं तनाव की, लेकिन थोड़ा अलग तरह से, साइकोलॉजी के चश्मे से। हमारे पास एक दिलचस्प सॉस है, तनाव, एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में उपचार और समझ। हाँ। तो देखते हैं ये सॉस इस जानी पहचानी चीज के बारे में क्या नया बताता है। बिल्कुल। कभी ऐसा लगता है कि बस भाग रहे हैं, सब कुछ भागा भागी में हो रहा है, या फिर शांति में भी मतलब आराम नहीं मिल रहा। हाँ। अगर ऐसा कुछ महसूस होता है हाँ। तो ये बातचीत शायद काम की हो सकती है। हाँ, और ये सोच ना शुरू में ये बड़ी बात कहता है कि तनाव कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमारे अंदर के एक कह सकते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। शरीर और दिमाग का एक तरीका है ये बताने का कि अरे ध्यान दो, कुछ करने की जरूरत है। मतलब ये हमेशा बुरा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। थोड़ा तनाव, जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं, वो तो बल्कि अच्छा है। हमें पुश करता है, काम पूरा करने की ताकत देता है। मुश्किल तब खड़ी होती है जब ये तनाव पुराना हो जाए, बहुत ज्यादा हो, या हम उसे संभाल ही ना पाएं। ओके। और एक दिलचस्प बात जो सोर्स कहता है, तनाव इस पर कम निर्भर करता है कि क्या हुआ हमारे साथ। अच्छा, तो किस पर करता है? इस पर ज्यादा कि हमने उस स्थिति को समझा कैसे, उसको इंटरप्रेट कैसे किया, हमारी सोच। अच्छा, तो मतलब हमारी सोच और प्रतिक्रिया ज्यादा मायने रखती है। हाँ, फिर तो इसका असर भी सिर्फ दिमागी नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। असर बहुत गहरा और कई लेवल पर होता है। मानसिक तौर पर तो है ही, जैसे चिंता बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन, फोकस करने में दिक्कत। हाँ, ये तो होता है। फिर शारीरिक तौर पर भी, जैसे सिर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, थकान, यहाँ तक कि नींद ना आना, पाचन गड़बड़ाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना। और व्यवहार में भी बदलाव दिखते हैं। हो सकता है कोई ज्यादा खाने लगे, या किसी की भूख एकदम मर जाए, लोगों से मिलना जुलना कम कर दे। और एक बात जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली है, सोर्स बताता है कि लंबे समय का तनाव ना, वो दिमाग के अंदर केमिकल बदल सकता है। क्या मतलब, केमिकल्स? हाँ, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। उसका लेवल लगातार बढ़ा रहे तो वो दिमाग के मेमोरी वाले हिस्से हिपोकैम्पस को सिकोड़ सकता है। अरे बाप रे। और जो डर वाला सेंटर है, एमिगडाला, उसे ज्यादा एक्टिव कर देता है। तो मतलब याद रखना मुश्किल और डर लगना आसान। बिल्कुल, आसान भाषा में यही मतलब हुआ। भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। दिमाग पर सीधा असर। तो क्या हम इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं? क्या सोर्स इससे निपटने के कुछ तरीके बताता है? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि सोर्स का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि छोटे छोटे करने लायक कदम हैं। अच्छा, जैसे कि? पहला कदम है पहचानना, आत्म जागरूकता। अपने तनाव के कारण क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, कब और क्यों महसूस होता है। इसके लिए जर्नलिंग, मतलब लिखना, या किसी थेरेपिस्ट से बात करना बहुत मददगार हो सकता है। देखिए, जब तक हम जानेंगे नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसे ठीक कैसे करेंगे। सही बात है, पहले पहचानना। और फिर मान लीजिए पहचान लिया कि कोई खास तरह की सोच है जो तनाव बढ़ाती है, तो फिर आता है दूसरा कदम, उस सोच को बदलना। इसे टेक्निकल भाषा में संज्ञानात्मक पुनर्रचना या कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, आसान है। ये CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का हिस्सा है। जैसे अगर मन में बार बार आता है मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो इस सोच को पकड़ना है। ओके। और फिर उसे चुनौती देनी है, बदलना है, सोचना है ये मुश्किल जरूर है, पर मैंने तैयारी की है, मैं अपनी पूरी कोशिश तो कर ही सकता हूं। मतलब नेगेटिव सोच को बैलेंस करना। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल जैसे हैं, तो क्यों ना कंट्रोल अपने हाथ में ले। विचारों पर काम करना, ये तो हुआ दिमागी लेवल पर। और शरीर के लिए भी कुछ है, क्योंकि तनाव तो पूरे शरीर में महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल है। तीसरा तरीका मन और शरीर के कनेक्शन पर काम करता है, जैसे गहरी सांस लेने की तकनीकें। जैसे वो पेट से सांस लेना। हाँ, जैसे 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 गिनने तक सांस अंदर, 7 तक रोकें और 8 गिनने तक धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ये तुरंत नर्वस सिस्टम को शांत करती है। अच्छा। ध्यान लगाना, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस यानी वर्तमान पल में रहना सीखना, ये दिमाग की भागदौड़ कम करते हैं। और हाँ, योग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। हाँ, उससे एंडोर्फिन निकलते हैं जो नेचुरल मूड बूस्टर हैं। ये तो हुए अंदरूनी तरीके। हाँ, लेकिन हमारी बाहरी दुनिया, उसका भी तो असर होता है। जरूर होता है। इसीलिए चौथा सुझाव है एक नियमित दिनचर्या और अच्छी नींद, रूटीन। हाँ, जब जिंदगी में एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा होता है तो अनिश्चितता कम लगती है और तनाव भी। और रात की अच्छी गहरी नींद वो दिमाग को रीसेट करने के लिए बेहद जरूरी है। तो बहुत जरूरी है। पांचवा है सामाजिक सहारा,
सोशल सपोर्ट। मतलब दोस्तों, परिवार से बात करना। हाँ, दोस्तों से, परिवार से, या जरूरत पड़े तो किसी थेरेपिस्ट से बात करना। सिर्फ अपनी फीलिंग्स को कह पाना भी कई बार बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देता है। अकेलापन महसूस करना तनाव को कई गुना बढ़ा सकता है। सही कहा। और शायद एक आखिरी चीज रह गई, अपनी सीमाएं तय करना। बिल्कुल। वो है छठा और बहुत जरूरी कदम, बाउंड्रीज बनाना सीखें। सीमाएं तय करना मतलब ना कहना सीखना। हाँ, हर काम के लिए हाँ कह देना या सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहना, ये अक्सर तनाव की जड़ होता है। अपनी एनर्जी, अपने समय की कदर करना सीखें और जरूरत पड़ने पर बिना गिल्ट महसूस किए ना कहना सीखें। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ केयर है, आत्मसम्मान है। तो कुल मिला के ये सोर्स तनाव को एक विलन की तरह नहीं दिखा रहा, बल्कि एक सिग्नल, एक संदेशवाहक की तरह। बिल्कुल, कि भाई देखो, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, कुछ बदलने की जरूरत है। एकदम सही कहा। लक्ष्य तनाव को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, वो शायद मुमकिन भी नहीं है और जरूरी भी नहीं। लक्ष्य है अपने अंदर वो लचीलापन, वो रेजिलियंस लाना कि हम मुश्किल हालात में घबरा कर, पैनिक होकर रिएक्ट करने के बजाय शांति से, समझदारी से रिस्पॉन्ड कर सके। और जैसा सोर्स कहता है, तनाव महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। हाँ, और इंसान ठीक हो सकते हैं, बदल सकते हैं, हर सांस एक नया मौका है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? सोर्स ने व्यक्तिगत स्तर पर, यानी हम खुद से, तनाव से निपटने के तो कई तरीके बताए, पर क्या हमारे समाज में, हमारे काम करने की जगहों पर, वर्क प्लेसेस पर ऐसे बदलाव लाए जा सकते हैं जिनसे ये बेवजह का तनाव पैदा ही कम हो? मतलब सिस्टम में ही कुछ बदलाव। ये सोचने वाली बात है।